सीएफए प्रोग्राम की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फाउंडेशनल स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड आईए कानून का ज्ञान पर बात करने वाले हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी प्रोफेशनल एथिक्स की इमारत खड़ी होती है। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इसके बिल्कुल बेसिक मैंडेट से, फिर देखेंगे कि कानून और स्टैंडर्ड्स में टकराव हो तो क्या करें, और आखिर में कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडी से अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, इस स्टैंडर्ड का कह सकते हैं दिल क्या है। इसकी सबसे बुनियादी मांग यह है कि आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां के कानूनों को जानें, समझें और उनका पालन करें। यह सिर्फ एक रूल नहीं है, ये आपके प्रोफेशनल कंडक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ कानून पता नहीं होने चाहिए, बल्कि वो आपके काम के हर पहलू पर कैसे लागू होते हैं ये भी समझना होगा। चाहे आप ट्रेडिंग करें, रिसर्च करें या एडवाइस दें। हाँ, आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप एक कंप्लायंस एक्सपर्ट हैं, लेकिन एक अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई डाउट हो तो मदद के लिए कहाँ जाना है। और एक बात और, कानून बदलते रहते हैं, इसलिए आपको हमेशा चौकन्ना और अपडेटेड रहना होगा। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन ट्रिकी सिचुएशन पर। क्या होगा जब सीएफए कोड एंड स्टैंडर्ड्स और आपके देश का कानून दोनों अलग अलग बातें कह रहे हों? आपको किससे मानना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए। अब इस रूल को अप्लाई करने से पहले दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला है एप्लीकेबल लॉ, मतलब वो कानून जो आपके काम पर उस स्पेसिफिक सिचुएशन में लागू होता है। और दूसरा है मोर स्ट्रिक्ट रूल, यानी वो नियम जो ज्यादा पाबंदियां लगाता है या इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए ज्यादा बड़े एक्शन की मांग करता है। और इसका जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, पहचानें आपके काम पर कौन कौन से कानून लागू होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करें। स्टेप 2, तुलना करें, उन कानूनों के सीएफए इंस्टीट्यूट के कोड एंड स्टैंडर्ड से तुलना करें। और स्टेप 3, पालन करें, इन दोनों में से जो भी ज्यादा सख्त हो उसे मानें। हमेशा याद रखें, द स्ट्रिक्टर रूल विन्स एवरी सिंगल टाइम। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि कौन सा नियम कब मानना है। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इस स्टैंडर्ड के पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं, और साथ ही सीएफए इंस्टीट्यूट के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं वो भी देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, सीएफए कोड एंड स्टैंडर्ड सिर्फ लीगल चेकबॉक्स टिक करने के लिए नहीं है, ये एक हायर एथिकल बार सेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई काम कानून की नज़र में सही भी हो लेकिन कोड एंड स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करता है तो आप वो काम नहीं कर सकते। और सीएफए मेंबर या कैंडिडेट होने के नाते आपको इंस्टीट्यूट के सभी नियमों का पालन करना ही होगा। अब बात करते हैं एक ऐसी स्थिति की जो किसी के भी करियर में आ सकती है और जो काफी मुश्किल होती है। आप क्या करेंगे जब आपको पता चले कि आपके आसपास ही कुछ गलत हो रहा है? आपके क्लाइंट, एम्प्लॉयर या कोवर्कर्स कुछ गैर कानूनी या अनएथिकल कर रहे हैं। और इस मामले में स्टैंडर्ड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अगर आपके पास ये मानने का वाजिब कारण है कि कोई गतिविधि गैर कानूनी या अनएथिकल है, तो आपको, आई रिपीट, आपको उस गतिविधि से खुद को अलग करना ही होगा। चुप रहना या नजरअंदाज करना कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा करना आपको भी उस गलत काम में भागीदार बना सकता है। तो अगर आप खुद को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं तो आपको क्या करना है? इसके लिए एक क्लियर प्रोटोकॉल है। सबसे पहले उसे रोकने की कोशिश करें। अपने सुपरवाइजर या कंप्लायंस डिपार्टमेंट के पास जाएं। अगर वो कोशिश नाकाम रहती है तो उस काम से हट जाएं, मतलब अपना नाम रिपोर्ट से हटा लें, कोई और असाइनमेंट मांग लें। और अगर मामला बहुत गंभीर है तो हाँ, आपको फर्म छोड़ने जैसा बड़ा कदम भी उठाना पड़ सकता है। आज की दुनिया में फाइनेंस ग्लोबल है। पैसा, प्रोडक्ट्स और लोग सब बॉर्डर पार करते हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं या क्रॉस बॉर्डर बिजनेस करते हैं तो कौन कौन से कानून आप पर लागू होते हैं। यहाँ पे फॉरसाइट यानी दूरदर्शिता बहुत काम आती है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, बल्कि ये भी समझना होगा कि वो कहाँ बेचा जाएगा और वहाँ के कानून क्या कहते हैं। और अगर आप सुपरवाइजर हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और जब भी कोई कंफ्यूजन हो कि किस देश का कानून लागू होगा तो गैस वर्क बिल्कुल ना करें, सीधे अपने लीगल या कंप्लायंस डिपार्टमेंट से सलाह लें। चलिए, अब तक हमने थ्योरी की बात तो कर ली, अब जरा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। आप और आपकी फर्म ऐसे कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे ये सुनिश्चित हो कि कंप्लायंस हमेशा ट्रैक पर रहे? ये समझना बहुत जरूरी है कि कंप्लायंस एक वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी और आपकी फर्म की भी।
आपकी तरफ से आपको इन्फॉर्म रहना है, फर्म के प्रोसीजर्स को रिव्यू करना है और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी सलाह लेनी है। वहीं फर्म की जिम्मेदारी है कि वो एक मजबूत एथिकल कल्चर बनाए, अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे और वायोलेशन की रिपोर्ट करने के लिए एक साफ सुथरा सिस्टम बनाए। चलिए अब इस सारी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। हम कुछ केस स्टडीज देखेंगे जो बिल्कुल एग्जाम स्टाइल की हैं, और हर केस में हम 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे: ट्रिगर यानी उल्लंघन हुआ क्यों, और एक्शन यानी सही कदम क्या होना चाहिए था। पहला केस माइकल एलन का। उसे पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है, लेकिन उसका वकील कहता है अरे छोड़ो, इसे कोई साबित नहीं कर पाएगा। यहां ट्रिगर क्या है? ये सुविधाजनक कानूनी सलाह। लेकिन एलन को पता है कि कुछ गलत है, तो सही एक्शन क्या है? उसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट लीगल ओपिनियन लेना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि क्या रेगुलेटर को बताने की जरूरत है। अब देखिए लॉरेंस ब्राउन का केस। उसे पता चलता है कि एक प्रोस्पेक्टस में जो पब्लिक में जा चुका है, बहुत बड़े नुकसान को छुपाया गया है। ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। यहां ट्रिगर है ऐसी गलत जानकारी जो निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। एक्शन: तुरंत अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करें, और अगर वो लोग इसे ठीक नहीं करते हैं तो उस अंडरराइटिंग से सारे रिश्ते तोड़ दें, पूरी तरह से डिसोसिएट करें। कमीशा वॉशिंगटन को ऐसे प्रमोशनल मटेरियल इस्तेमाल करने को कहा जाता है जिसमें परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। ये तो सीधा साधा उल्लंघन है। ट्रिगर है गलत परफॉर्मेंस डेटा। एक्शन भी बिल्कुल सीधा है, उस मटेरियल का इस्तेमाल करने से साफ मना कर दें। और अगर फर्म दबाव डालती है तो ये एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि आपको शायद नई नौकरी ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए। जेम्स कॉलिंस का केस एक क्लासिक एग्जाम सिनेरियो है। वो एक ऐसे देश में है जहां इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ कोई कानून ही नहीं है। यहां ट्रिगर क्या है? लोकल लॉज का कमजोर होना। तो कॉलिंस क्या करेगा? वो मोर स्ट्रिक्ट रूल का पालन करेगा। इस केस में सीएफए कोड एंड स्टैंडर्ड्स ज्यादा सख्त हैं, तो उसे हर हाल में उनका ही पालन करना होगा। लॉरा जेमिन्सन का केस ठीक इसका उल्टा है। वो कराम्बा नाम के देश में काम करती है, जहां के कानून उसके अपने देश यूएस से ज्यादा सख्त हैं, पर वो उन्हें इग्नोर कर देती है। यहां ट्रिगर है कानूनों का टकराव। सही एक्शन क्या है? उसे कराम्बा के ज्यादा सख्त कानून का पालन करना होगा। आप जहां काम कर रहे हैं वहां का कानून हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। अब अमेंडा जेनी का केस देखते हैं। वो एक ग्लोबल हेज फंड बनाती है, लेकिन ये नहीं बताती कि ये फंड मिडिल ईस्ट के उन क्लाइंट्स के लिए ठीक है या नहीं जो इस्लामिक कानून का पालन करना चाहते हैं। यह ट्रिगर है ग्लोबल फाइनेंस में कल्चरल न्यूएंसेस को नज़रअंदाज करना। सही एक्शन है प्रोएक्टिव होना। आपको पहले से ही बताना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किन क्लाइंट्स के लिए सूटेबल है और किन के लिए नहीं। क्रिस्टा ब्लूम को कुछ गड़बड़ लगती है। रिसर्च के लिए पैसा एक ऐसे ब्रोकर को जा रहा है जो कोई रिसर्च देता ही नहीं। उसे शक होता है कि ये नए बिजनेस के लिए एक तरह की रिश्वत यानी किकबैक है। यहां ट्रिगर है पेमेंट्स और सर्विसेज में मिसमैच। एक्शन: उसे फर्म की रिपोर्टिंग पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए और अपने सुपरवाइजर या कंप्लायंस को इस बारे में बताना चाहिए। और आखिर में कॉलिन वाइट का केस। ये आज के डिजिटल युग के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। वो सोशल मीडिया पे रिकमेंडेशंस देती थी, पर उसे पता ही नहीं था कि नए रेगुलेशंस आ गए हैं। उनका उल्लंघन हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां नियम रोज बदल रहे हैं, अपने ज्ञान को अपडेटेड रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और इसका जवाब है, ये हम सब की व्यक्तिगत और निरंतर जिम्मेदारी है।